ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਔਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ हॉलीडेज़ पे गए सी, तो ये भी गए सी हॉलीडे होते। तो इमरान जी, सब तो पहले तो बताइए कि आपकी हॉलीडेज़ कैसी निकली? जी, हॉलीडे बहुत अच्छा था। तो हमारे लिए यूरोप इजी एक्सेस है, यहाँ से आप जा सकते हैं और यूरोप जाने आने में आपके पास बहुत तरीके का रास्ते होते हैं, जैसे बाय रोड अभी भी जा सकते हैं। इवन दो ब्रेक्जिट हैज़ हैपन, वन ऑफ द फ्यू एडवांटेज जो हमारे लिए रह गए हैं वो है कि हम ड्राइव करके यूरोप जा सकते हैं। तो वकीलों के लिए ये दिसंबर टाइम में कोर्ट्स थोड़ा इजी होते हैं। तो हमें वैसे भी एक साल आपने काम करके उसके बाद ये टाइम जो होता है थोड़ा फ्री होता है। इसी टाइम पे थोड़ा फ्री होता है। लेकिन हमारे देखिए, वकील और डॉक्टर के लाइफ पे तो कोई 100% डे ऑफ नहीं होता है। मुसीबत तो कभी वीकेंड या हॉलीडे सोच के नहीं आता। तो उधर हॉलीडे पे रहते हुए भी कुछ क्लाइंट्स की जो इमरजेंसी हुआ तो हमें टाइम निकाल के बातें करना, डिस्टर्ब किया 2-3 बार तो बातें करना पड़ता है, काम तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन हाँ, हॉलीडे अच्छा था, फिर भी हॉलीडे अच्छा था, थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। और ये जो नया साल है, इस साल में और ज़ोर लगा के काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो एनर्जी लेकर वापस आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू जी आपका, और आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम मेरा सोलिसिटर में। तो आपके जाने के बाद हमने लोगों को भूलने नहीं दिया आपको। तो आपके जो नई ऐड बनाई थी वो बराबर हमारे टीवी पे चल रही थी, लोग पूछ भी रहे थे आपके बारे में कि कब आना है। इमरान जी, अभी आजकल चर्चा का विषय जो बना हुआ है मेन जो अभी चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं कि जो लोग इंडिया में गए हैं, जब पाकिस्तान गए या बांग्लादेश गए, जैसे अभी इन्होंने शेयर कोड स्टार्ट कर दिया सिस्टम है ना जी, तो उन्होंने क्या किया कि वो जब बहुत से लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं दिल्ली में जी, अमृतसर दिल्ली में फंसे हुए, वो कहते हैं जी हमारा शेयर कोड नहीं निकल रहा है। तो एक दो पहले जानकारी हमें ये आई थी कि 31 मार्च तक गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है। अगर आपका जो BRP कार्ड है वो दिसंबर तक वैलिड भी है, उसके बाद भी आप 31 मार्च तक नहीं। देखिए, मेन बात ये था कि सबका BRP कार्ड तो 31 दिसंबर तक वैलिड था और सरकार ने बोला था कि 31 दिसंबर के अंदर ही आपको वीज़ा रजिस्टर करना है। अभी सरकार ने बोला है कि नहीं, आप 31 मार्च तक भी वीज़ा रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उनके ये रिकॉर्ड्स में उन्होंने देखा है कि अभी भी मोर देन 1 मिलियन पीपल ने एलिजिबल जो है उन्होंने वीज़ा रजिस्टर नहीं किया। सो फर्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने बोला है कि हाँ, आपके पास और टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपका BRP कार्ड को एक्सटेंड करके भेजा है। उन्होंने बोला है कि आप अभी भी BRP कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना कि आप जिधर भी जाएंगे, आप अगर किसी जगह पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का अगर एक्सपायरी डेट क्रॉस हो गया है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है वो बोलेंगे वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। अगर आप एक इंडियन नागरिक है, आपका इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, डजंट मीन यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, इट इज स्टिल यू आर स्टिल एन इंडियन सिटीजन। बट बहुत लोग हैं जो वो पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो सरकार ने बोला है कि हाँ, आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपना BRP कार्ड को यूज़ एज अ प्रूफ आपका स्टेटस का। हम मार्च तक उसको एक्सटेंड करते हैं। अगर आपका ओरिजिनल वीज़ा सोचे जून 25 तक है, अप टिल 31 मार्च तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल वीज़ा अगर सोचे फरवरी 25 तक है, फिर आप फरवरी 25 तक इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। लेकिन मुश्किल तो वहाँ पे नहीं है, मुश्किल है कि जो बंदा उसको देखने वाला है वो मुड़ के बोल सकता है कि देखिए इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सो इस वजह से ज़रूरत तो यही है कि आप जितने जल्दी हो सके अपना वीज़ा रजिस्टर कर ले, और जब भी जिसका भी वीज़ा रजिस्टर है आप मेक श्योर करें आप ट्रैवल करने से पहले शेयर कोड जनरेट कर ले। एक चीज़ याद रखना कि आपने आज एक शेयर कोड जनरेट किए हैं और बोल रहा है कि दिस इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ्स, इसका मतलब ये नहीं कि 3 मंथ पे आप दूसरा शेयर कोड नहीं जनरेट कर सकते।
एक शेयर कोड वैलिड रहते हुए आप दूसरा शेयर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो उसके बाद फिर वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा। जो एक बार जो कोड आ गया वो कोड 3 महीने तक वैलिड है। सोचिए कि मैंने 1 जनवरी को एक कोड जनरेट किया, वो यूज करके मैं इधर से कोई मुल्क गया, अब अभी उधर जाने के बाद मुझे वो कोड नहीं मिल रहा है, मैं बैठ के दोबारा एक नई शेयर कोड जनरेट करूंगा। प्रॉब्लम तो वहाँ पे ये आ रही है कि वो कहते हैं कि हम इंडिया में जब वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वेबसाइट क्रैश हो गया, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, एकदम से सारे उसी वेबसाइट पे जा रहे हैं। इन चीज़ों में ये हो सकता है कि अगर आप अपने व्यूअर्स को और अपने साथियों को मेरा नंबर देंगे, मेरे पास व्हाट्सएप है, आपके पास इसका इलाज है? मेरे पास व्हाट्सएप है। इफ दे कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, फ़ोन के ऊपर बात करना पड़ेगा और उधर से बैठ के हम शेयर कोड जनरेट कर सकते हैं। उसमें एक दूसरा मुश्किल भी हो सकता है कि ये शेयर कोड जनरेट करने के लिए आपके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे एक कोड आएगा, वो कोड लेकर ही आपको साइन इन करना पड़ता है। सो अगर आपकी यूके सिम कार्ड उधर काम नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा कि मेक श्योर करें कि आप ईमेल तो हर जगह काम करता है। जी, ईमेल भी काम करता है। कुछ लोगों ने ऐसे किया है कि उन्होंने कोई वकील का ईमेल डाल दिया और अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अभी इंडिया में फंसा हुआ है जहाँ पे वो अपने फ़ोन पे नहीं ले सकता क्योंकि उधर सिम काम नहीं कर रहा है और वकील इधर फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर दोनों ही आप अपना रखें। अगर आप उधर फंस जाएंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम फिर आपके साथ बात करते करते आपके अकाउंट पे लॉगिन करके उधर से नया शेयर कोड जनरेट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जो आप स्टेटस में उधर दिखाएंगे। कहने का मतलब इन्हों का ये भी है, पहली गल फर्स्ट स्टेप था, मैंने आपसे यही बात सीख अभी जो आपने बात की है कि जब यहाँ से जाना है तो पहले अपने आप को सेव कर लो ये शेयर कोड लेके, क्योंकि ये तो फर्स्ट आपका ही फर्ज बनता है कि आप ये सब काम करके निकलो। बिल्कुल। तो दूसरा है कि अगर इन केस आप वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो इनका नंबर भी हमारे पास है, आपको हम नंबर भी दे सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में भी फ़ोन कर लो। तो वो कहते आपसे बात करते करते मैं भी हिंदी में हो गया शुरू जी। तो इन्हों का नंबर जोड़ा साढ़े स्टूडियो चो भी तुम लै सकते जो, कोई भी प्रॉब्लम इन्हों तुहानू कोई फेस आती है तुम इन्हों के नाल गलबात कर सकते हो, दस भी सकते हो कि कांची टीवी तो तुहाडे कोलों सुनिया सीगा, क्योंकि कांची टीवी इस वेले घर घर दे विच लाया। हाँ, जे किते तुसी भी इंडिया जाण दी इस वेले सोच रहे हो और तुहाडे कोल इंडियन पासपोर्ट है तो जरूर तुसी फ़ोन करके अपनी सलाह मशवरा जरा इन्हां नाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत जिन्ने लोग उत्थे फसे, कईयां नूं 15-15 दिन हो गए एयरपोर्ट के उत्ते बैठिया नूं, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल नहीं करन दिता जा रहा बिकॉज ऑफ ये जिहड़ा शेयर कोड आ इहदा सारिआं नूं चक्कर पिया हैगा। तो इहदे बारे पूरी जानकारी लैके ही इस कंट्री तो बाहर हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम होर भी खड़ी हो रही है जिहड़ी फेस आ रही है कि जो आप ना इंडियन पासपोर्ट साढ़े जोड़े बनते हैं, जो आप ब्रिटिश पासपोर्ट बनते तो सरनेम अलग लिखा होंगे, फस्ट नेम अलग लिखा होंगे। हुण जो मैनू प्रॉब्लम कई दी फेज मैं देखी आई है कि इंडियन पासपोर्ट उत्ते सरनेम और गिवन नेम सेम किया, जदों वो ही आप पाते हैं ना तो वो कहते जी योर नेम नॉट मैच्ड। जी देखिए, आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट पे ऐसे लिखा है कि मिस्टर सोचे रंजीत सिंह सरनेम पे लिखा हुआ है, आप जब ब्रिटिश पासपोर्ट लेंगे आपको उस वक्त भी सिर्फ सरनेम पे ही रंजीत सिंह लिखना चाहिए। आप देखेंगे ये एप्लीकेशन जब हम करते हैं, इसीलिए ये छोटे छोटे चीज़ों के लिए वकील का जो एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि देखिए कुछ लोग सोचते हैं वकील पैसे किस चीज़ का लेगा, ये तो एक फॉर्म भरना है हम खुद ही भर लेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे टेक्निकलिटी होते हैं इसके लिए ज़रूरी होता है यू शुड अप्लाई योर ब्रिटिश सिटीजनशिप विथ नेम एग्जैक्टली एज इट इज़ इन योर इंडियन पासपोर्ट। ठीक है ना, अगर आप ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन पे अलग तरीके से देंगे और आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मिल गया, सरनेम एक फर्स्ट नेम एक, वेयर एज योर इंडियन पासपोर्ट एज डिफरेंटली, फिर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखना कि नेशनैलिटी डिपार्टमेंट और पासपोर्ट ऑफिस आर सेपरेट। आप जो पासपोर्ट ऑफिस को मुड़ के बोलेंगे कि अच्छा सिटीजन ऑफिस तो हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया, वो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे कि वी डोंट केयर। हम जब तक नहीं देखेंगे कि आपका इंडियन पासपोर्ट सेम नाम पे है जैसे आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में है, हम आपको पासपोर्ट इशू नहीं करेंगे। सो इसीलिए जैसे इंडियन पासपोर्ट पे है बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरीके से ही सिटीजनशिप भी लेना चाहिए, पहला ब्रिटिश पासपोर्ट भी बनाना चाहिए। अगर बाद में आप चाहते हैं कि नहीं मैं दोनों नाम को अलग कर लूँगा करके रंजीत फर्स्ट नेम सिंह सेकंड नेम रखना चाहता हूँ, फिर आप एक बार आपका ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया उसके बाद आप एक डीड पोल करें, डीड पोल करके उस डीड पोल के साथ
नाम चेंज करने के लिए नेम ऑफ चेंज करवाए अपने पासपोर्ट पे। डोंट डायरेक्टली जंप इनटू थिंकिंग अच्छा छोड़ो मेरा इंडियन पासपोर्ट क्या है, मैं ऐसा नाम चाहता हूँ तो मैं ब्रिटिश पासपोर्ट ऐसे नाम पे ही लूंगा। नो नो नो, यू विल हैव सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम अगर आप वो करते हैं। उसके लिए आपको चेंज ऑफ नेम डीड बनानी पड़ेगी। चेंज ऑफ नेम डीड बनानी पड़ेगी जी। तो आप अगर बाद में करने की कोशिश करेंगे तो पासपोर्ट ऑफिस बोलेगा आप ये चेंज ऑफ नेम लेकर इंडियन पासपोर्ट पे पहले चेंज करें, फिर हम आपके ब्रिटिश पासपोर्ट नया नाम पे डालेंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने इंडियन पासपोर्ट के मुताबिक ही ब्रिटिश पासपोर्ट बनाएं। उसके बाद एक बार ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया फिर आप चेंज ऑफ नेम करके ब्रिटिश पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाएं। ये भी ठीक है, नहीं तो वो दो रास्ते हो जाएंगे, पहले इंडियन पासपोर्ट पे कराओ, उससे बेटर है इसको ब्रिटिश करके। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाना बहुत मुश्किल है आप जानते हैं। उसको उसके फॉर्मेलिटी है ना कि न्यूज़पेपर में ऐड दो, जी यहाँ पे दो, इंडिया में दो ना जी। यहाँ पे नाम चेंज करना जितना इजी है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इन सारे में देखिए उधर भी बहुत सारी के 2 नंबर ही होते हैं नाम चेंजिंग लेकर। सो इसीलिए वो बहुत मुश्किल करते हैं। और अगर आप यूजुअली हम कभी एडवाइस भी नहीं करते कि आप अपने इंडियन पासपोर्ट पे नाम चेंज करें, क्योंकि अगर आपके उधर पीछे का प्रॉपर्टीज़ वगैरह है ना, आप इंडियन पासपोर्ट पे नाम चेंज करेंगे तो आपको बाद में मुश्किलात भी आ सकता है। अच्छा, एक का ना मेरे को 3-4 दिन पहले रिसेंटली एक किसी को प्रॉब्लम आई, उन्होंने पासपोर्ट अपना बनवार, जैसे इंडियन पासपोर्ट चल रहा था तो उन्होंने 2 नाम रखे हुए थे। पहले जो 4 पासपोर्ट बने ना इंडियन, उस पर 2 नाम चल रहे थे। एक नाम ऐसे नहीं चल रहा था, जहाँ गिवन नेम है उस पर लिखा हुआ था, जैसे सपोज करो कोई नाम था रमेश लाल तिलकराज, ऐसे नाम था, उन्होंने लिखा था रमेश लाल नोन एज तिलकराज। अच्छा, ऐसे लिखा था ना। वो पिछले 5 पासपोर्ट ऐसे ही चल रहे थे। अभी 6ठा पासपोर्ट जब अभी रिसेंटली बनाया तो उन्होंने क्या किया कि एक नाम को नीचे कर दिया, एक नाम को सरनेम पे कर दिया। अच्छा, तिलकराज को सरनेम की तरह दिखा दिया। ये दूसरे नाम को नीचे कर दिया। ये इंडियन पासपोर्ट में, इंडियन पासपोर्ट पे। देखिए यूजुअली मेरा तो रिकमेंडेशन यही होगा कि ये मिलते ही स्ट्रेट अवे आप इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट ऑफिस से कांटेक्ट करके इंडियन पासपोर्ट ऑफिस को अपना पुराना पासपोर्ट दिखा के बोले कि चेंज कर दे। क्योंकि अगर नहीं किया फिर आपको इधर होम ऑफिस में भी दिखाना पड़ेगा कि क्यों आपने ये नेम चेंज किया। क्योंकि यूके सरकार वो ठीक है आपकी बात, उन्होंने किया, उन्होंने किसी सोलिसिटर को थ्रू ईमेल भी किया इंडियन एम्बेसी को, तो उन्होंने बोला कि जी आपको नेम ऑफ चेंज वही प्रोसीजर, न्यूज़पेपर में ऐड डालो, ये करो। नहीं, लेकिन ये तो आप नेम चेंज के लिए नहीं, ये आप इंडियन हाई कमीशन से एप्लीकेशन करेंगे एरर रेक्टिफिकेशन के, मेरे पासपोर्ट में मिस्टेक हुआ है, तो ये आपको फिर वकील इधर का नहीं, आपको इंडिया की वकील देकर इंडिया की कोर्ट में, मुझे इंडिया की बनाया तो यहीं पे है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये दिस इज लाइक अ रिमोट, ठीक है ना, टीवी वो है, रिमोट आपके हाथ पे है। द हाई कमीशन हियर इज नो अथॉरिटी। हाई कमीशन कंप्लीटली ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। सो ये आपको इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लॉबी करना पड़ेगा, उधर शिकायत डालना पड़ेगा कि हाउ कैन द एम्बेसी इन यूके डू दिस, ठीक है ना। फिर क्योंकि इंडियन एम्बेसी, कितनी बड़ी मिस्टेक है ना ये, देखो 5 पासपोर्ट उसके है सेम नाम पे चल रहे हैं। अभी जो 6ठा पासपोर्ट है उसमें उन्होंने नाम ही ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। हमारे उधर थोड़े जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो थोड़ा रैंडम होते हैं और वो कभी अपना गलती शिकार नहीं करते। अभी वो मान भी नहीं रहा कि जी हमारी गलती है। वो यूजुअली बोलते हैं कि आपने ही शायद फॉर्म पे गलत डाले हैं इसीलिए ऐसे आया है। वही बोल रहे कहते आपने गलत फॉर्म भरा, अभी आप क्या करो, इधर के न्यूज़पेपर में भी ऐड दो, उधर के न्यूज़पेपर में भी ऐड दो। नहीं, मैं अगर होता तो मैं ये नहीं करता, मैं उधर पहले इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनके पास शिकायत करता। अगर वो भी नहीं होता तो आप इंडिया की हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ये चेंज करके देने के लिए। इंडियन पासपोर्ट जो है इधर बना है, लेकिन वो इंडिया में चेंज करके नया वो भेज सकते हैं। सो दिस इज कम्प्लीटली अंडर द फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैंड इन इंडिया। सो वो चाहे उधर कर सकते हैं। इधर की जो हाई कमीशन है, बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू यूके लॉ, यूके का कोई से, आप जानते हैं कि आज आप एक जुर्म करके अगर इंडियन हाई कमीशन के अंदर चले जाते हैं, ब्रिटिश पुलिस कैन नॉट इवन एंटर एंड अरेस्ट यू, बिकॉज इंडियन अ डिप्लोमेटिक पोस्ट इज कंसिडर्ड एज अ सैटेलाइट ऑफ दैट कंट्री। ये जैसे कि इंडिया ही है, ठीक है। बिकॉज उनको इतने सारे पावर्स मिलते हैं ना, वो बहुत अनरीजनेबल समटाइम्स कंडक्ट कर सकते हैं। उनके साथ बहस करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर फ़ायदा होता है कि आप अपने मुल्क में ही, इंडिया में ही
मिनिस्ट्री जो है फॉरेन अफेयर्स का, उनके साथ रब्ता करें। उधर से जो ऑर्डर आएगा उनको बहुत सीरियसली लेते हैं हाई कमीशन। इधर की वकील के बात वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इधर की कोर्ट भी उनके खिलाफ कोई ऑर्डर्स नहीं कर सकते। ये आपको शायद याद नहीं है, लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप जब आया था इंग्लैंड घूमने, उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो कंजेशन चार्ज नहीं पे करके 50 टिकट लंदन पे उसको मिल गया था, और वो फाइन भेजा था अमेरिकन एम्बेसी को लंदन के मेयर की ऑफिस से। उन्होंने जैसे ऐसे फेर के फाक दिया, बोला कि अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम एम्बेसी है। एम्बेसी का पावर बहुत ज़्यादा होता है, उनके साथ मुश्किल होता है डीलिंग करना। आप अपने मुल्क में जो मिनिस्ट्री है उनसे शिकायत करें, वो बेहतर आपको रेजोल्यूशन देंगे। अच्छा चलो, ये तो हो गई तो अपनी उधर की। अभी आते हैं हम यूके में जो आजकल चल रहा है, क्योंकि बहुत से आपके बाद बड़े क्वेश्चन आए। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, बड़े लोग मेरे को पूछते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे आए हुए हैं, ये इनका जो पहले तो ये PSW ख़त्म हो गया, अभी होना है ख़त्म? नहीं, PSW का कोई खत्म नहीं होने वाला है। पहले बता रहे थे ना कि PSW अब नहीं होगा जो नहीं, सरकार ऐसे कुछ ऑफिशियल पब्लिकेशंस नहीं किए। इंटरनली बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा कम हो जाए इमिग्रेंट नंबर। लेकिन आपको ये समझना है कि सरकार मजबूर हो गया था PSW वापस लाने के लिए, क्योंकि हमारे इधर सारे यूनिवर्सिटीज़ चलते ही हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की ये पैसों से, और फॉरेन स्टूडेंट्स बिल्कुल आना बंद कर दिया था जब ये PSW उन्होंने ख़त्म किया। सो मेरे राय पे ये PSW बंद होने का चांस बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर, अब मेरे पास 2-3 केसेस आ रहे हैं जहाँ पे जिसने कोई एक कोर्स या 2 कोर्स में फ़ेल कर लिया और अभी PSW के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है उनको यूनिवर्सिटी से, और एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हम आपके वीज़े को एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मॉड्यूल आपको रीटेक करना है या आप इंडिया बैठ के भी दोबारा कर सकते हैं। इस तरीके का मुश्किलात हो रहा है, लेकिन मेरे नॉलेज पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि PSW रूट क्लोज हो अच्छा, जो लोग हमको पूछते हैं कि जी विच इज़ द बेस्ट मेथड आफ्टर PSW और स्पॉन्सरशिप, जी आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरा राय ऑलवेज है कि आपको पहले PSW लेना चाहिए। देखिए, आप सोचिए कि एक कंपनी आपको पसंद है और उन्होंने भी आपको पसंद किया है, आप उधर काम करना चाहते हैं। ये एक वर्क परमिट जो है ना, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि क्यों मैं अपना एप्लीकेशन NHS फीस आया करूं PSW करके, जहाँ पे मैं डायरेक्ट वर्क परमिट पे चला जाता हूँ तो 5 साल में मेरा इंडेफिनेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, आई फुल्ली एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट के उसमें आपका खर्चा कम होता है। लेकिन आपको अगर एक सस्टेनेबल रूट लेना है जहाँ पे आपको इंग्लैंड पे रहने का मोर गारंटीड चांस मिले, फिर PSW इज़ अ गुड रूट। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा कि आप उस सेम कंपनी के लिए ही काम करें, उनके वर्क परमिट पे नहीं, आप PSW पे रह के उनके उस कंपनी पे काम करें। इसमें क्या होगा कि जब आप वर्क परमिट में जाएंगे, क्या इस एम्प्लॉयर के साथ आपका बनेगा कि नहीं, क्या ये एक 3 साल 4 साल का 5 साल का रिलेशन चल सकता है कि नहीं, इसका एक टेस्ट आपको मिल जाता है। सेकेंडली, आप देखें कि आप अगर स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, 3 साल या 4 साल गुजारे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, और आप अभी जंप करके वर्क परमिट में जा रहे हैं, याद रखना वर्क परमिट से तो आप वापस PSW पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप 2 साल PSW पे जाएंगे, उसके बाद आप वर्क परमिट पे जाएंगे, इसमें क्या होगा कि आपका जो 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंसी है उसमें भी 2 एक्स्ट्रा ईयर्स ऐड हो गया, ठीक है ना। सो इसलिए बाद में सोचा आप कोई कंपनी के वर्क परमिट में जाते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, फिर आपको जंप करके दूसरा जाना पड़ेगा, उधर भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर आपके पास एक PSW में आपका पूरा वीज़ा का कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है ना। सो वाई नॉट टेक दैट 2 years, गेट दैट 2 years ऑफ एक्स्ट्रा लॉफुल रेसिडेंसी एडेड टू योर हिस्ट्री, सो दैट वर्क परमिट में अगर मुश्किल भी हुआ फिर भी आप एटलीस्ट आपके 10 साल जो है उसके और करीब चले गए। बट येस, आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाते हैं, फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं होता तो वो डायरेक्ट वर्क परमिट में चला जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा एडवाइस ऑलवेज होगा स्टूडेंट के बाद आप PSW पे जाएं, उसमें आप और एक्सपीरियंस भी गेन करें, आप कंपनी जिसके साथ बाद में काम करने वाले हैं उनके बारे में नॉलेज भी गेन करें, और आप अपने 10 साल लॉफुल रेसिडेंसी पे और 2 साल भी ऐड कर ले उधर।
तो ये जो 2 साल PSW पे लोग जाते हैं, ये काउंट होता है कहीं पे? जी, जो 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंसी रूट है, बहुत लोग हैं। लेकिन इनको 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट पे जाना पड़ता है, ये जो वर्क परमिट पे आते हैं? जाना पड़ता है, जहाँ पे सोचे कि सडनली स्पॉन्सर का लाइसेंस कैंसिल हो गया या किसी कारण उनका वीज़ा रिवोक हो गया। कुछ लोग हैं जहाँ पे वो ऐसे कर रहे कि वो फैमिली के साथ आए हैं, उनके पास बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों का 7 साल हो जाए, ठीक है ना, और इधर रहने का चांस मिले। अभी सोचे कि उन्होंने मास्टर्स कोर्स में 1.5 साल गुजारा है, 1.5 ईयर गुजारा है, अभी वो और 2 साल PSW लेंगे तो क्या हुआ, बच्चे का 3.5 साल हो गया। फिर जब वो वर्क परमिट में जाएगा 3 साल, मतलब 6.5 साल हो गया 7 सालों में। सोचे कि वर्क परमिट 3 साल की एंड पे अगर किसी तरीके में उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, 6 महीने में ही बच्चे की थ्रू उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा और फिर जाके वो 10 साल में ले लेंगे। तो वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम लोग ह्यूमन राइट पे बेस पे? जी जा सकते हैं। अगर बच्चों की 7 साल हो जाता है तो वो उस रूट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब बच्चों का 7 साल जो है उसमें कोई तरीके का वीज़ा काउंट होता है। जो 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंसी है उसमें कोई तरीके का वीज़ा काउंट होता है। ऑफ कोर्स वर्क परमिट में तो 5 साल में ही आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, लेकिन आपका वर्क परमिट 5 साल इंटैक्ट रहेगा, इस चीज़ का तो गारंटी कोई नहीं दे सकता ना। क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे हैं वैसे, क्या गारंटी है कि ये वर्क परमिट वर्कआउट करेगा। हमारे जवाब होता है, हाउ कैन आई गिव दैट गारंटी। मैंने बहुत वर्क परमिट में देखे हैं जहाँ पे हर चीज़ जेन्युइन चल रहा है, लेकिन होम ऑफिस ने जब आया इंटरव्यू के लिए, इंसान गलती कर ही सकता है, 1-2 गलती कर लिया इंटरव्यू पे, उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ा स्कैंडल तो हुआ था आई थिंक 2014 या 2015 पे, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर 17-18,000 स्टूडेंट्स था। होम ऑफिस ने एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। होम ऑफिस ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया बिकॉज दे मेड अ मिस्टेक इन देयर रिकॉर्ड कीपिंग। उन्होंने वो अटेंडेंस वगैरह कुछ रखने में मिस्टेक किया था, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सो यू अंडरस्टैंड, बिग इंस्टीट्यूशंस का स्पॉन्सर लाइसेंस चला जाता है। सो जस्ट बिकॉज यू थिंक अच्छा 5 साल में मुझे ILR मिल जाएगा वर्क परमिट में, हु इज गोना गिव यू द गारंटी कि वो 5 साल में वर्क परमिट में कोई मुश्किलात नहीं आएगा। सो होम ऑफिस जिस सख्ती के साथ वर्क परमिट और स्पॉन्सर लाइसेंस को ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसीलिए बहुत सारे चांसेस होते हैं कि 5 साल में कुछ मुश्किल आ सकता है। इसी वजह से आप बैकअप की तरह वो 2 साल PSW का यूज़ करें, करके अपना रेसिडेंसी को और बढ़ाएं। अच्छा, सपोज करो अगर किसी ने वर्क परमिट पे को चला गया सीधा डायरेक्टली, और उसका 2-3 साल के बाद, जैसे आपने बोला, लाइसेंस कंपनी का कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद क्या उनको स्ट्रेट अवे नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। नया स्पॉन्सर ढूंढ के जब वो स्विच कर लेगा, पीछे का जो टाइम उसने पुराने स्पॉन्सर के साथ गुजारा है वो काउंट होगा, जो 5 इयर्स वर्क परमिट होता है उसमें काउंट होगा। तो फिर जो आप 10 ईयर रूट बोल रहे हैं वो फिर कौन सा हो गया? 10 ईयर रूट होगा, आप सोचे कि आपने स्टूडेंट कुछ टाइम गुजारे हैं, उसके बाद आपने PSW 2 साल गुजारे हैं, उसके बाद आपने 3 साल वर्क परमिट पे गुजारे हैं, फिर लाइसेंस चला गया, आपको कोई नया वर्क परमिट नहीं मिला, आपने फिर कोई ह्यूमन राइट्स का केस डाल दिया, उधर से आपको कुछ साल मिल गया, आप कोई भी दूसरे रूट पे क्वालिफाई, वर्क परमिट का 5 साल ज़रूरत है, नहीं है आपके पास 3 साल है, स्टूडेंट का 2 साल है, ऐसे कम्बिनेशन करके, लेकिन हर चीज़ की कम्बिनेशन पे आपको 10 इयर्स कंप्लीट हो गया है। फिर ये कैटेगरी है जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेसिडेंसी, लीगल लॉफुल लॉन्ग रेसिडेंसी, उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनका हर तरीके का मुश्किल आता है। सोचे कि किसी ने बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा पे चला गया था और फिर इन्वेस्टर रूट ही बंद हो गया, ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरी का, जहाँ पे वो नहीं दिखा सकते कि एक कैटेगरी में उन्होंने 5 साल गुजारा है, उस वक्त वो डिफरेंट कैटेगरीज को जब ज्वाइन करके 10 साल दिखा सकेगा तो उसमें भी हो जाता है। ये लॉन्ग रेजिडेंसी को 20 ईयर का नहीं था पहले? 20 ईयर जो है वो है इलीगल बंदे के लिए, जो लीगल रहता है उसके लिए 10 ईयर्स में हो जाता है। सो लीगल लॉफुल रेसिडेंसी इज 10 ईयर्स, लीगल इलीगल कंबाइंड इज 20 ईयर्स। लेकिन जब वो 3 साल में जब उसका वर्क परमिट कैंसिल हो गया लाइसेंस, तो उसके बाद तो फिर वो इलीगल ही हो गया ना? नहीं, वो अगर वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन डाल देता है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस पे वो लीगल रहेगा। वो एप्लीकेशन प्रोसेस चलते हुए अगर उसको कोई दूसरा वर्क परमिट मिल गया, फिर वो उसको स्विच करके दोबारा वर्क परमिट में जा सकता है, या फिर वो एप्लीकेशन चलते हुए अगर उसके बच्चे का 7 साल हो गया तो उनको ह्यूमन राइट वीज़ा मिल सकता है। एक बार ह्यूमन राइट वीज़ा मिल गया, ह्यूमन राइट वीज़ा और वर्क परमिट का 3 साल को तो ऐड करके आप 5 इयर्स नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, स्टूडेंट, PSW
वर्क परमिट, ह्यूमन राइट्स, ये सारा मिला के 10 ईयर्स जब होगा या सबको जी कम्बिनेशन करके 10। सो ये 10 ईयर्स लॉफुल रेसिडेंसी का क्राइटेरिया उन्होंने ऐसे रखा है कि जहाँ पे कुछ लोग हैं कोई वजह से उस कैटेगरी में नहीं सेटिस्फाई कर सका, बट एटलीस्ट वो दूसरे कैटेगरीज में स्विच हो सके, तो वो स्विच जो जितने कैटेगरीज में किया ना सारे को कंबाइन करके 10 ईयर्स लॉफुल रेसिडेंसी पे ले सकता है। अच्छा, ये जो आजकल अगर किसी ने जैसे इंडिया पाकिस्तान अपने बांग्लादेश से किसी ने शादी करवा के आना है यहाँ पे, तो उसके लिए पे का क्या सिस्टम है? उन्होंने तो रिक्वायरमेंट रखा है 29,000 का, अभी 29 कर दिया है। वन गुड थिंग इज के पीछे का कंजर्वेटिव ने बोला था कि वो आगे जाके इंक्रीज करेगा, लेबर आते ही बोल दिया है कि नहीं, वो इस 29,000 थ्रेशोल्ड को इंक्रीज नहीं करेगा, इसी पे रहेगा। सो जो इधर यूके स्पाउस है उसको दिखाना पड़ेगा 29,000 इनकम है, वो दिखा सकता है एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट पे उसको 6 महीने का पे स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर देना पड़ेगा। वो दिखा सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ पे कॉपी ऑफ ऑनलाइन टैक्स रिटर्न, अनऑडिटेड अकाउंट्स, SA 302 और अप्रैल टू अप्रैल बैंक स्टेटमेंट, इसमें से। और एक तीसरा है कि वो अगर कंपनी डायरेक्टर है फिर वो डिविडेंड इनकम भी दिखा सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर और डिविडेंड इनकम जो है उसके लिए पूरा सेपरेट एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत लंबा एंड कॉम्प्लिकेटेड है, वो दिखा के। बट यस, इफ दे हैव इनकम ओवर 29,000 दे कैन कॉल देयर स्पाउस बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ इनकम, विल डिपेंड किस तरीके का डॉक्यूमेंट ज़रूरत है उनको। क्योंकि पहले ये र्यूमर चल रही थी ना कि ये 38,000 कर रहे हैं जहाँ तक। जी, यही सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि उसी टाइम उन्होंने 38,000 वर्क परमिट का भी किया था और बोला था कि हम स्पाउस को भी 38 कर देंगे। वो तो चाह रहा था कि डायरेक्ट 38 कर देंगे, फिर वो माइग्रेंट कम्युनिटी तरफ आप JCWI बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्शन दिया, बहुत सारे सर्वेज हुआ और सरकार को यही दिखाया गया कि ये फेयर नहीं होगा, nobody can meet that, it's too high of a threshold। सो सरकार ने फिर ये 29 का डाला और बोला कि हम जाके जनवरी में इंक्रीज करेंगे एक बार, अप्रैल में इंक्रीज करेंगे 2 बार और बाय एंड ऑफ 2025 हम इसको 38 कर देंगे। लेकिन लकी फॉर अस के फिर सरकार ही बदल गया। आप ही बताओ ना कि जैसे नॉर्मल बंदा जो हमारा यहाँ पे काम चल रहा है, जैसे अभी जैसे चलो अगर हम रेट भी देखें, अभी थोड़ा रेट बढ़ रहा है ना, लेबर रेट भी बढ़ रहा है, तो फिर भी 38,000 तो सैलरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि देखिए मेन बात आपको समझना है कि उनका इरादा ही है मुश्किल करना, क्योंकि वो चाहते हैं कम बंदे आए। वो कम क्या, मैं तो आई नहीं, यही है ना, क्योंकि 38 नहीं, ये बात गलत है। हमने देखे हैं कि इफ द गवर्नमेंट हैज अ रेजोल्यूशन टू रिड्यूस माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स हैव अ हायर रेजोल्यूशन टू कम इन। आप देखिए जितने भी कानून जिसको आना था उन्होंने तो आ ही गया। तो मैंने ये बहुत सारे देखे कि जब आप सोचो ना, ये 18,600 रिक्वायरमेंट आया था 2012 में, जब ये आया था उधर दिखाया गया था कि एक मिनिमम वेज पे जो सिविल सर्वेंट है उसका सैलरी बनता है 13,000 14,000 पाउंड। दैट टाइम द गोइंग रेट वाज 13-14,000, 18 वाज वेरी हाई, बट दैट डिडंट स्टॉप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा जॉब ले लिया था, एक्स्ट्रा शिफ्ट ले लिया था, वो एक 5 दिन काम कर रहा था और फिर वीकेंड पे दूसरा जॉब ले लिया। दे डिड द हार्ड वर्क टू पुट द मनी टुगेदर, वीज़ा मिल गया फिर छोड़ दिया, क्योंकि एक्सटेंशन के टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों कंबाइंड इनकम दिखा सकता था जी। सो अभी भी देखिए अगर उन्होंने 38 किया, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी क्या, मतलब आप सोचे एटलीस्ट 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इनकम, फिर उनको क्या करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि वो स्टक हो जाएंगे, हमारे इरादे भी बहुत मजबूत है। तो मेरी एक्सपीरियंस से देखा जाएगा कि हाँ, उनको और थोड़ा हार्ड वर्क करके 2-3 जॉब्स करके वो ही ना कि वो थोड़ा टाइम के लिए वो कर लेंगे, जॉब्स कर लेंगे, थोड़ा टाइम के लिए इंक्रीज कर लेंगे अपनी सैलरी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल 6 महीने के लिए वो करेंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा लग गया, इधर आ गया स्पाउस, वो छोड़ देंगे। एक्सटेंशन के टाइम जब आएगा उस वक्त तो मियाँ बीवी दोनों ही काम कर रहा है, दोनों का कंबाइंड इनकम तो हो ही जाता है ऐसे। बट एनीवेज द मेन पॉइंट इज ये जो लेबर गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये 29 से ऊंचा नहीं करेंगे। ये तो गुड बात है, क्योंकि पहले तो बहुत से लोग तो इसी टेंशन में ना, क्योंकि हमारे यहाँ ही प्रोग्राम चलते रहते हैं ना, जैसे अपना चल रहा है प्रोग्राम ये मेरा सॉलिसिटर, ऐसे शादियों के प्रोग्राम भी चलते हैं। अच्छा। उनमें मेन क्वेश्चन ही लोगों का ये होता है कि ये आप लोग शादियाँ करवाते हो, लेकिन हमें ये तो पता नहीं कि जिसकी हम अगर हम इंडिया में से कोई रिश्ता कर रहे हैं वो आएगा कैसे यहाँ पे।
है ना, उसकी सैलरी क्या है, ये सिस्टम जो है वो किसी को, क्योंकि एवरी डे कोई ना कोई नई रूमर्स इसमें आती हैं इमिग्रेशन में। जी देखिए, मेन बात यही है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप लोग काइंडली समझने की कोशिश करें कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूज़। सोशल मीडिया, देखिए आपकी ये जो कांची टीवी है, आपकी एक रेगुलेटर है, आप बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, बहुत चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी लाइसेंस चला जाएगा। वो सोशल मीडिया में, टिकटॉक में जो वीडियो बना रहा है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन? एंड लीगल सेक्टर इज सच अ थिंग कि एक गलती का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इट कैन, वन मिस्टेक कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। आप लोग काइंडली ये समझ लीजिए कि टिकटॉक एंड ऑल ऑफ दिस सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, आप चाहे तो इंस्टाग्राम में होम ऑफिस को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी होम ऑफिस का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्विटर पे होम ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इन जगहों पे ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें, उधर कोई एडवाइस आया आप उनको फॉलो करें। आप काइंडली ये इन्फ्लुएंसर्स और उनके न्यूज़ेस को मत फॉलो करें, क्योंकि वो अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देगा। मैं उस दिन देख रहा था, कोई बोल रहा है यूके का फ्री वीज़ा, फ्री बोल रहा है कि कोई फ्री यूके वीज़ा ऐसे कर, वो क्यों बोल रहा है कि ये गलत न्यूज़ जो है, ये जो भी देखेगा वो 10 लोगों के साथ शेयर करेगा कि देखो देखो क्या ये सच है। 10 लोग मिलके बता ही दे लास्ट में कि नहीं ये झूठ है, उसको तो चाहिए था सिर्फ शेयर, उसको तो सच झूठ का कुछ आता नहीं था, उसको उसका जितना शेयर हुआ उसका पैसा तो उसको बन गया। सो इसीलिए बी केयरफुल विथ सोशल मीडिया न्यूज़, डू नॉट बिलीव देम। ऑफिशियल न्यूज़ेस आप देखें, और वो ऑफिशियल न्यूज़ के ऊपर अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड वकील से एडवाइस लीजिए। अच्छा, एक और रूमर से चल रहा था पीछे से, उसके तो फिर हमें फ़ोन भी बहुत आए थे कि इंग्लैंड में लॉटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ हुआ था? जो अमेरिका का होता था डीबी, आपने कभी सुने? अमेरिका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरे को फ़ोन ऐसे लोगों के आए हैं, वो बोलते हैं जी यहाँ पे बंदे आए हैं, बंदे आए हैं लॉटरी करके, तो लॉटरी करके। मैंने यार ये कौन सी लॉटरी? ये देख के तो वो कंजर्वेटिव और नाइजेल फराज हार्ट अटैक करके मर जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि अच्छा, बात पता क्या है, अगर कोई आपसे बात करता है ना, पहले तो वो आपको फोन करके पूछता है, जब आप उसको बोलते हैं कि नहीं भाई ये फेक, अच्छा वो मानने को तैयार नहीं है, वो आगे से एग्जाम्पलें दे रहा है, अरे मेरे को जानता है बंदा। मैं कहा यार जो तेरे को जानता है, तूने उसको क्या पता वो कैसे आया कैसे नहीं है ना। वो आगे यहाँ पे तेरे को झूठ बोल रहा है कि जी मैं लॉटरी सिस्टम के थ्रू आया हूँ। जी, लोग चाहते नहीं शेयर करना, नंबर 1। नंबर 2, आप सोचे किसी ने कोई 2 नंबरी वीजा लेकर इधर आया है, वो आपको थोड़ा बोल देगा कि मैं 2 नंबरी वीजा पे आया हूँ, वो ऐसा ही कुछ बना के बोलेगा कि मैं लॉटरी से। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हर चीज़ इंटरनेट पे है। आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट, आपने वैसे ये बात सुनी है कि लॉटरी सिस्टम इंग्लैंड में चला? मैंने एक दफा किसी से सुना था कि ऐसे सुना है कि ऐसे खुलने वाले हैं इंग्लैंड में, बट मैं ज्यादा मेरे को तो ये बताया खुल गया, और उस साथ में उसने ये भी बताया कि हमारे पास एक लड़का है, वो भी आ गया है, लॉटरी सिस्टम पे आया है, 50,000 रुपीज ऐसे कुछ करके पे किया उसने, तो उसकी लॉटरी निकल गई, वो विद फैमिली आ गया। कमाल हो गई यार। देखिए ये बिल्कुल गलत फेक न्यूज़ है, ऐसे कोई लॉटरी नहीं है। और यूके का आपको समझना है कि कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ये इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, उनको पॉपुलेशन चाहिए, उनके उधर आप टेक्सास के कुछ इलाकों में चले जाएंगे, उधर काम करने का लोग ही नहीं है। इंग्लैंड ऑलवेज ये बात बताया कि वी आर अ स्मॉल आइलैंड नेशन, वी कैनॉट अफोर्ड टू बी। आप एक चीज़ ये सोच लें कि इंग्लैंड ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है ब्रेग्जिट करके, सिर्फ यूरोपियंस इधर ना आ सके इस वजह से। ये जो बोलते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, हम नहीं चाहते हमारे पार्लियामेंट के ऊपर, ये सारे बकवास है। बात एक ही था कि, और ये जो हुआ है ना कि 2016 पे जब उन्होंने रोमेनियन एंड बुल्गारियन के लिए खोल दिया था, लाख लोग उधर से आए थे, बहुत लोग आए थे, पोलिश लोग, जी पोलिश लोग भी बहुत आए थे यूके में। तो इन लोगों के लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, बुल्गारिया, इधर से इतने सारे लोग आए थे कि लोग, मेन उनकी ऑब्जेक्शन था कि हमारे टाउन, हमारे सिटी डजंट लुक लाइक आवर्स एनीमोर, जैसे कि लोग आके इसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना, ये इरादा था। और इसकी वजह से ये ब्रेग्जिट हुआ, और नो पॉलिटिशियन कैन एवर टर्न अराउंड एंड से ओ ब्रेग्जिट वाज ऑल गुड फॉर अस। हाँ, वो ऑलवेज क्या बोलते हैं कि गुड और बैड की बैलेंस में ये बेहतर है हमारे लिए,
लेकिन कोई भी नो वन कैन पुट देयर हैंड इन हार्ट एंड से ब्रेक्जिट इज 100% गुड, इट इज़ नॉट। इकोनॉमी के लिए बहुत सारे मुश्किल आए। सो कौन सी अकल में यूके जाके ये लॉटरी सिस्टम खोलेगा? अगर उनको कुछ करना है तो वो फिर वापस जाके ब्रेक्जिट खत्म करके ज्वाइन करेगा। वो जरूरत नहीं है, यूरोप का आप खोल दे, लाख लाख लोग यूरोप से आ जाएंगे। वैसे भी इस कंट्री में अभी इतने ये तो है नहीं कि यहाँ पे लेबर की कमी है, लोग तो जॉब मिल ही नहीं रहा है लोगों को। बिल्कुल, तो ये इनको क्या जरूरत पड़ी है कि लॉटरी सिस्टम से और लोगों को ये लाएंगे। पर लेकिन वो क्या ना कि ये आजकल जो जैसे हम लोग अभी बैठे ना स्क्रीन पे, लोग इस पे विश्वास कम करते हैं। टिकटॉक और जो फेसबुक पे न्यूज़ उठती है ना, उस पे बहुत जल्दी से विश्वास करते हैं। वो कहते हैं हाँ ये बंदा जो सच बोल रहा है, जो क्वालिफाइड बंदा है उसको नहीं पता कुछ जी है ना, वो हमको पता क्या समझते हैं तुम लोग। देखिए हमारे जब हम एक केस को असेस करते हैं, स्पेशली जहाँ पे हमें सच या झूठ के बीच में फैसला करना पड़ता है कि कौन सा, जैसे फैमिली को केसेस में बहुत होते हैं, सिविल केसेस में बहुत होते हैं, देयर इज अ रूल ऑफ थंब। द रूल ऑफ थंब ऐसे जाता है कि एनीथिंग दैट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इज यूजुअली अ लाई। ठीक है ना, कि ये तो दुनिया की कहावत है जी। हकीकत में जो है ना, जो आपको लगता है वाओ सो गुड, इट्स एक्चुअली जस्ट समबडी ट्राइंग टू स्कैम यू। अभी देखिए, जो यकीन नहीं करना चाहते हम तो उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बट whenever you come across a news like that, just apply your common sense and think that when it looks too good to be true, ठीक है ना, कि आप इंडिया में बैठे हैं, आपको कोई बंदा बोल रहा है कि उधर इंग्लैंड में आपको इंजीनियरिंग का जॉब दूंगा, आपका सैलरी होगा 40,000 पाउंड, हम आपको वीज़ा शीज़ा हर चीज़ करवा के ले जाएंगे, टोटल कॉस्ट होगा आपका 20 लाख रुपीज़। लेकिन सोचो ना, 20 लाख रुपीज़ क्या है, उधर तो 40,000 का आपका जॉब ही है, जाते 6 महीने पे आप कमा लेंगे। इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। सो टेक अ स्टेप बैक, थिंक कि एक कंपनी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं किया, कंपनी ने कोई बात नहीं किया मेरे साथ, ऐसा मेरा कोई क्वालिफिकेशन उन्होंने चेक नहीं किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस चेक नहीं किया, क्या इंग्लैंड की हालत इतना ही बुरा है कि वो किसी को भी कोई जॉब दे देते हैं? 40,000 की जॉब मिल रही है, 40,000। सो व्हेन इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स नॉट। ये यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, कोई इंजीनियरिंग फर्म का लाइसेंस का डिटेल्स मिल गया है, उधर से वो एक COS निकाल के देकर वीजा करवा देगा। आजकल कहीं से भी मिल जाता है। बिल्कुल, वीजा मिल जाएगा, लेकिन इधर आने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितने फ्रेश ग्रेजुएट से 20,000 22,000 में जॉब करने के लिए खड़े हैं। क्यों एक कंपनी आपको बाहर से 40,000 सैलरी देकर इधर लाएंगे? हाँ, जैसे देखिए वो केयर वर्कर वगैरह जो है, उन सेक्टर पे आप जानते हैं कि उधर शॉर्टेज है, और उधर सैलरी भी देखिए 22,000 23,000 25,000 है, जो कम्पिटेटिव है विद ग्रेजुएट सैलरी। इट मेक्स सेंस कि हाँ इस कैटेगरी में शायद मुझे उधर जाके जॉब मिलेगा। बट यस, जब भी आपको कोई भी ऐसे ऑफर आएंगे जो सुन के लगता है कि वेल इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, आपको ये थोड़ा स्केप्टिकल होना चाहिए, उसको थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई फर्म्स लाइक आवर्स आर देयर। वी विल नॉट मिसलीड यू, हम आपको सही जो है एडवाइस देंगे और बताएंगे कि देखिए इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ मैजिक शो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। अच्छा, अभी आपने बात की केयर होम की, मेरे दिमाग में आ गई बात, क्योंकि आजकल सुनने में आया कि बहुत से केयर होम के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल जी। सो केयर होम्स ने भी ये जो सरकार ने दिया था मौका, उसकी सब नहीं, जो जो लोग हैं जिन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, उनके लाइसेंस वो कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे केयर होम्स ने क्या किया है, उनको चाहिए 10 बंदे, उन्होंने एक एजेंट को दिया है, बोला है कि हमें 10 बंदे ला कर दो। ठीक है, एजेंट ने देखा है कि अच्छा मैं तो इधर पर बंदा 5,000 पाउंड कमा सकता हूँ, मैं 10 बंदे की जगह पे 30 बंदा लेकर आता हूँ। ठीक है, और एक बंदे को 40-30 घंटा जॉब देने की जगह पे हम 3 बंदे को 10-10 घंटे करके दे देंगे। अच्छा। एजेंट ने वो अपने फायदे के लिए किया, क्यों, उसको अभी 10 बंदे की जगह से 30 बंदे से वो पैसा लेना चाहता है। लेकिन जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि वो जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे उन्होंने जितना आवर्स बताया, उतने आवर्स का ही जॉब उनको दे। सो जब वो नहीं देंगे वो आवर्स, क्या होगा, उनका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा, स्पॉन्सर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। और इस पॉइंट पे मैं हर वक्त लोगों को एडवाइस करता हूँ कि देखें, आप जस्ट बिकॉज आप बाहर से आए हैं, आप मत डरे।
जो केयर होम आपको COS दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर वो आवर्स वो आपको नहीं देते, आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। आपको केस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं। ये एक ही पोजीशन था, एक दे दिया है COS 3 लोगों को, अभी किसी को भी प्रॉपर आवर नहीं मिल रहा है। दैट इज आउटराइट फ्रॉड। सो इस तरीके का फ्रॉड जो स्पॉन्सर जो केयर वर्कर कंपनीज ने किया है, उनका लाइसेंस तो जाएगा ही, प्लस जो बंदे अभी सफ़र करेंगे उनको भी चाहिए कि केयर होम के खिलाफ वो केसेस करें। वो कहाँ पे करेंगे? एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल पे। एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल की वेबसाइट पे आप जाए, आप उधर खुद ही केस डाल सकते हैं। वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसेस है। हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल कोर्ट नहीं है, दिस इज़ अ ट्राइब्यूनल विच इज़ अ इनफॉर्मल विंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, वहाँ पे एक बंदा खुद ही अपने आप केस डाल सकता है। ठीक है। सो आपको अगर आपके स्पॉन्सर प्रॉपर आवर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे था वो नहीं दे रहा है, आप उनके खिलाफ एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल पे शिकायत कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल फिर आपको कॉम्पेंसेशंस दिलवाएंगे, जो कॉम्पेंसेशन के पैसे लेकर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करके स्पॉन्सर स्विच भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसने दोबारा अपना वीज़ा स्विच करना है तो पैसे तो लगेंगे उसके। बिल्कुल। तो वो पैसा तो वो उसकी पॉकेट में से जाएगा ना। बिल्कुल, इसीलिए उनको चाहिए अगर इसी तरीके से उसको कोई हेल्प मिल जाए, बिल्कुल, तो बहुत सी प्रॉब्लम कई लोगों की ऑफ कोर्स उनको चाहिए एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल पे। एंड आई एम वेरी कीन बिकॉज आई हैव फाउंड दिस वेरी वेरी रॉन्ग। जैसे लोगों को बाहर से अगर उनको ये बताया जाता कि देखें हम आपको वीज़ा करवा के उधर ले रहे हैं लेकिन हम आपको जॉब नहीं दे सकते, अलग से बात था। आपने लोगों को ये झूठे प्रॉमिस देकर इधर लाए हैं, और उधर के लोग आप सोचते हैं ना, अपने फैमिलीज़ के कुछ लोग अपने मदर का गोल्ड बेच के इधर आ रहे हैं, अपने फादर का ज़मीन बेच के इधर आ रहे हैं, हर चीज़ बेच के लोग इधर आ रहे हैं, आके देख रहे हैं कि ना उनको कोई जॉब दिया जा रहा है। बहुत से लोग हैं अभी। मेरे को तो जैसे ना कि मैं जाता हूँ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, इतने लोग, इतने बच्चे मिल रहे हैं कि वो रो रहे हैं कि हमारे पास पीछे है ही कुछ नहीं बचा, कि जो सब कुछ था सब बेच के आ गए, और यहाँ पे आके पता चला कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गए। देखिए, ये बातें करते करते मुझे और भी एक बात याद आ गया, ये बोलना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। ये आपकी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, और आपके पंजाब की साइड से मेरे पास सबसे ज़्यादा शिकायत आए हैं। बहुत स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे एजेंट ने सारा पेपर वर्क किया, अपने ईमेल एड्रेस और अपने सारे डिटेल्स उधर रखे, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हर चीज़ रखे। स्टूडेंट जब इधर आ गया, एजेंट ने जानबूझ के उस स्टूडेंट को ID कार्ड या यूनिवर्सिटी का लॉगिन डिटेल्स कुछ भी नहीं दिया, एक पेपर वर्क भी नहीं दिया कि स्टूडेंट जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे। स्टूडेंट का इरादा था जेन्युइनली पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एजेंट ने जानबूझ के नहीं दिया। क्योंकि फिर जब स्टूडेंट का स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर देता है यूनिवर्सिटी, वो जो पहला डिपॉजिट मनी पे किया गया था इंडिया से, वो इंडिया में उसके पास वापस जाता है। जी, तो ये लोगों तो बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम्स कर रहे हैं उधर बैठ के। पहले तो उन्होंने बहुत सारे पैसे ले लिया स्टूडेंट से, उसको इधर भेजने के बाद जानबूझ के उसका पढ़ाई को खराब कर दिया, और उसका पैसा भी वापस ले लिया। जी, पढ़ाई खराब कर लिया कि उसको पैसा वापस, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है फिर तो पैसा रिफंड नहीं होगा, उल्टा और देना पड़ेगा ट्यूशन फीस, जो स्टूडेंट देने के लिए राजी है। लेकिन एजेंट ने जानबूझ के उसको नहीं पढ़ाई करने दिया कि उसका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल हो जाए और एजेंट को वो पैसा रिफंड मिल जाए। देखिए, अच्छा, ये स्टूडेंट के साथ एक और भी नाइंसाफ़ी हो रही है जो भी पीछे से देखने को मिल रही है। मुझे नहीं पता, आप ही बताइए अब, कि जो स्टूडेंट्स 20 आवर काम करते हैं जी, तो इनकी कोई गवर्नमेंट से ये वेजेस है कि इतनी मिनिमम वेजेस पे काम करना? ऑफ कोर्स मिनिमम वेज में तो काम करना है, वही मिनिमम वेजेस जो नॉर्मली है। जी, नॉर्मली। लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 लोगों के साथ हुआ क्योंकि हमारे पास ईमेल्स आती हैं कि जब कोई किसी के साथ कोई ऐसा होता है लफड़ा, किसी कंपनी ने प्रॉमिस किया उनको, स्टूडेंट को, कि हम आपको मिनिमम वेजेस देंगे, जस्ट प्रॉमिस किया, कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है। एक प्रूफ है किसी के पास कि उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया ओनर ने जी कि हम लोग तुमको जो है ये वेजेस जो है नॉर्मल वेजेस पे काम करेंगे। अभी जब 1 महीना पूरा हो गया, जब उसकी वेजेस को उन्होंने दी है ना,
तो उसको 7 पाउंड 20 पेंस समथिंग। अगर वो अंडर 18 है तभी सर वैसे कर सकते अंडर 18 नहीं है। देखिए ये तो कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रॉमिस हो, ये तो नेशनल लेजिस्लेशन है, ये कानूनी है, आपको देना ही पड़ेगा 11 पाउंड। अभी वो बोल रहे हैं कि देखो जी हमको प्रॉमिस करके 1 महीना काम करवा लिया, उसके बाद हमारी ये कहते हैं जी हमारी हेल्प करो, तो हम क्या उसकी उनको क्या सजेशन दें? अभी देखिए ये कहते जी हमारे पास ना कोई स्लिप है कि कौन सी सैलरी, हमें पास एक व्हाट्सएप मैसेज है लिखा नहीं, हुआ। उनके पास सिर्फ सबूत चाहिए कि कितना आवर्स उसने काम वो किया है हाँ, बस दैट्स ऑल दैट इज नीडेड। क्योंकि एक मिनिमम वेज जो है 11 पाउंड समथिंग जो है वो तो सरकारी सेट हुआ है, आपको प्रूव नहीं करना। वो उनको बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। नो, दैट इज रॉन्ग। देयर इज नो सच, ओनली एज वाइज है। आप ये तो बहुत लफड़े हो रहे हैं इसी घंटा। हम लोग तो बात करते हैं ना, अभी जैसे बाप ने बोला कि इंडिया में एजेंट है, इधर ही हो रहे हैं, ये इधर की स्टोरी है। 3-4 ये तो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर का बड़ा सा फाइन हो जाएगा। एम्प्लॉयर कैन नॉट डू दैट। जो नेशनल मिनिमम वेज है, द ओनली क्राइटेरिया ऑन दैट इज योर एज। आप जाके ये HMRC की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, GOV वेबसाइट पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ओनली डिस्टिंक्शन है एज के। 16 साल से 18 साल जो है उनकी एक वेज है, 18 साल के ऊपर दूसरे वेज है। यू कैन नॉट पे देम एनीथिंग बिलो। तो फिर वो कहाँ पे कंप्लेंट कहाँ पे करें? ये उनको लीगल नोटिस भेजना चाहिए उनको, और फिर सिविल कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट HMRC के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं। वो उन्होंने मेरे को अपने सारे आवर भेजे, कहते देखो जी ये हमारे आवर लगे हुए हैं, इसके हिसाब से हमारी सैलरी जो है इतनी बन रही है, चलो उसमें से टैक्स काट के जो भी हमें है वो दे। उन्होंने क्या किया जी, जो मैंने कैलकुलेशन किया ना उसकी 7 पाउंड 20 पेंस पर आवर के हिसाब से स्ट्रेट वे उसका करके तो उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैं उनको नहीं, देखिए ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है HMRC के में जहाँ पे स्टूडेंट हो या आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस क्या हो उसके बेसिस पे वो कम कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड्स मालूम नहीं है, लेकिन द ओनली थ्रेशोल्ड इज एज, कि इस एज टू इस एज को इतना पे करेंगे, इस एज को इतना पे करेंगे। सो ये आप डायरेक्ट GOV वेबसाइट पे ही देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेट मिनिमम वेज क्या है, और आपकी उम्र के मुताबिक वो वेज गवर्नमेंट को कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। तो जो लोग 18 से कम है उनकी कुछ कम है। अच्छा, जी देखना, 18 से कम ऐसे भी हो सकते हैं, 21 से कम का भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है या नॉन स्टूडेंट है, वट एवर, इट इज जस्ट गॉट टू डू विद हाउ ओल्ड यू आर। जी तो दोस्तों मेरा ख्याल ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ हैंडल नहीं करते, मेरे तुसी फैमिली केसेस भी हैंडल करते हैं? जी मैं पर्सनली इमिग्रेशन के स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में दूसरे स्टाफ है जो फैमिली केसेस डील करते हैं, और हमारे दूसरे ब्रांच है जहाँ पे हम प्रॉपर्टी मैटर्स, सिविल मैटर्स, हर तरीके का चीज़ों में हम एक्सपर्टीज रखते हैं। सो वी हैव डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑफिस हु कैन हेल्प यू विद एनी काइंड ऑफ लीगल मैटर। कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ स्टाफ जड़ा सारे तरह की हेल्प करता है। इमरान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जी आगे से जो हमारा प्रोग्राम होएगा ज़रा अच्छी तरह चलेगा, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, बहुत दिनों के बाद लोग भी अक्सर भूल जाते हैं कई बार, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नेक्स्ट आपकी जो व्यूअर्स है उनकी सेवा के लिए हम आए, उनको हम हेल्प कर सकेंगे तो और बिल्कुल जी। आपकी आज ही हेल्प जी बहुत से लोगों ने सुना होगा प्रोग्राम अपना, तो क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए, एक बार फिर आपका धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू।